हिमाचल की इन बर्फीली और खूबसूरत पहाड़ियों के बीच एक ऐसा शिवधाम है जहाँ पर पहुँचने के लिए सांसें थम जाती हैं। लेकिन जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो जो नज़ारा आपकी आंखों के सामने होता है वो स्वर्ग से भी बढ़कर लगता है। यही है मणि महेश कैलाश की पवित्र यात्रा। जब मैं इस कैलाश यात्रा पे आ रहा था तो अपने सारे दोस्तों से पूछा, कोई भी इस कैलाश यात्रा पर नहीं आना चाहता था और जितने भी जानने वाले लोग थे उन्होंने भी मुझे इस कैलाश यात्रा पर आने के लिए मना किया था। इस पवित्र धाम के दर्शन करने के लिए मैंने उत्तर प्रदेश से लगभग 1000 किलोमीटर का सफ़र तय किया और आखिरकार पठानकोट पहुंच गए। अगर आपके घर से डायरेक्टली पठानकोट के लिए कोई बस आती है तो आप डायरेक्ट पठानकोट आ जाएं और यहाँ से चंबा के लिए बस ले लें। अगर हड़सर के लिए सीधा बस मिल जाए तो वो भी ले लें। पठानकोट से चंबा का ये सफ़र मेरे लिए सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि एक खूबसूरत एहसास था। एक तरफ थी गहरी खाइयाँ जिन्हें देखकर दिल में थोड़ा सा डर भी था और दूसरी तरफ पहाड़ों की गोद में बसे खूबसूरत गांव जो मन को सुकून दे रहे थे। रास्ते में बदलता मौसम, कभी धूप कभी बादल और ठंडी हवाएं इस सफ़र को और भी यादगार बना रही थी। अगर आप पठानकोट से चंबा आने के लिए बस लेते हैं तो बस का यहाँ पे एक रूल है कि आप समय से आ जाएं और बस में आके अपनी आगे की सीट रिजर्व कर लें, अदरवाइज सीट फुल हो जाएगी तो आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। अब मैं चंबा आ चुका हूँ और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कितनी भीड़ है। ये जितने लोग हैं यहाँ पर सब जा रहे हैं मणि महेश की यात्रा में और हमने भी अपनी सीट यहीं पर रिजर्व कर रखी है। और भैया यहाँ पे टिकट काट रहे हैं। कितने का भैया? 65 किलोमीटर है और 170 रुपये का किराया है। ये देखो ये। एक बार चंबा से मेरा सफ़र फिर से शुरू हुआ, लेकिन सिर्फ 1 घंटे बाद 16 किलोमीटर लंबे जाम ने हमें फिर से रोक दिया। वजह थी भयंकर लैंडस्लाइड। उस पल लगा शायद महादेव हमें आगे नहीं जाने देना चाहते, लेकिन बाद में समझ आया वो हमें रोक नहीं रहे थे बल्कि हमारी रक्षा कर रहे थे। रात के करीब 2 बजे हम सुरक्षित भरमौर पहुंच गए। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम हैं मणि महेश यात्रा से पहले भरमानी माता का दर्शन जरूरी है, मगर उन तक पहुंचने का सफ़र सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। देख रहे हो तो इसको कहते हैं आस्था का संगम। ये ग्लेशियर का पानी है, बहुत ज़्यादा ठंडा है और लोग इसमें कैसे छलांग मार रहे हैं। तो जब भी आप मणि महेश की यात्रा पर जाते हैं तो सबसे पहले आपको इस ग्लेशियर के पानी में स्नान करना पड़ता है। उसके बाद आपका दूसरा स्नान मणि महेश झील में होती है। तो चलिए अब हम भी अपने कपड़े को उतारते हैं और यहाँ पर आकर स्नान करते हैं। दोस्तों, अगर आप मणि महेश कैलाश की यात्रा पे जा रहे हैं तो आपको भरमानी माता का दर्शन करना जरूरी है। भरमानी माता को माँ पार्वती का स्वरूप माना जाता है और मैंने ऐसे कई सारे मंदिरों में देखा है। अगर आप केदारनाथ जाते हैं तो केदारनाथ के मंदिर में भी माँ पार्वती का भी मूर्ति होता है। वहाँ पे लोग माँ पार्वती को पूजा करते वक्त भूल जाते हैं। वहीं अगर आप महाकाल जाते हैं महाकाल का दर्शन करने के लिए तो वहाँ पर भी माँ पार्वती का नाम लेने के लिए भूल जाते हैं। और इसी रीजन की वजह से महादेव को
अर्धनारीश्वर का रूप धारण करना पड़ा था। आप कभी भी भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए जाओ तो माँ पार्वती का नाम मत भूल जाना। इसीलिए यहाँ पर ये ज़रूरी है कि अगर आप मणि महेश की यात्रा पर जा रहे हैं, भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, तो आप माँ पार्वती का नाम ना भूल जाओ। इसीलिए ये दर्शन करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर महादेव महाकाल हैं तो माँ पार्वती महाकाली हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक शिव है और एक शक्ति है। तो इसलिए यहाँ पर ब्रह्मानी माता का दर्शन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्रह्मानी माता ही माँ पार्वती का स्वरूप है। मैंने अपनी मणि महेश कैलाश यात्रा ऑफिशियल यात्रा के पहले दिन ठीक सुबह 11 बजे शुरू कर दी थी। शुरुआत से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी और रास्ता इतना सकरा था कि सिर्फ एक समय में मुश्किल से केवल एक ही लोग चल सकते थे। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे देवदार के घने जंगल और उनके बीच से गुजरती हुई वो पतली सी पगडंडी। उस रास्ते पर चलते हुए बार बार सिर्फ एक ही ख्याल मन में आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हम कैलाश की यात्रा पर नहीं, बल्कि प्रभु श्री राम के वनवास के उन शांत और रहस्यमयी रास्तों पर चल रहे हैं। ये कोई साधारण यात्रा नहीं, ये एक पावन धाम है और इस धाम पर महादेव उन्हीं को बुलाते हैं जो महादेव के सच्चे भक्त होते हैं। 145 करोड़ जनसंख्या में सिर्फ 5 से 10 करोड़ लोगों को ही पता है मणि महेश यात्रा के बारे में। तो नेक्स्ट ट्रिप आप ज़रूर मणि महेश यात्रा की बनाइएगा। देखो यहाँ पे लंगर चल रहा है, भंडारा चल रहा है और ये जो लोकेशन है यमकुंड लिखा है इसमें, स्थान यमकुंड है ये। रास्ते में इस तरह से आपको रेस्ट रूम भी मिल जाता है, तंबू का होता है, टेंट लगा होता है। तो जो लोग सोचते हैं कि वो यात्रा पे जाएंगे नहीं चल पाएंगे, तो आप यहाँ पर टेंट लेकर स्टे भी कर सकते हैं। चाहे 2 घंटे के लिए स्टे करो और चाहे रात भर स्टे करो, तो यहाँ पर आप ये सब फैसिलिटी अवेलेबल है। एक ट्रैक वो नीचे से आता है, आप ये देख लो कुछ लोग जा रहे हैं। ये जो पानी के बगल में ये जो रीवा नदी बहती है, इसके बगल बगल में जो ट्रैक है वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा दूर पड़ता है, लेकिन वो थोड़ा सा आसान है। इस यात्रा में हम सिर्फ पहाड़ ही नहीं चढ़ते, बल्कि हमारे जो मन का बोझ होता है वो उतर जाता है। इस कठिन यात्रा में 10 साल का लड़का अपने पिताजी का सहारा बना हुआ है, अपने पिताजी का हाथ पकड़कर उनको सपोर्ट दे रहा है। यहीं पर उसकी जो बेटी है वो अपनी माँ की हेल्प कर रही है। ये यात्रा इतनी कठिन होने के बावजूद भी लोग यहाँ भोले का नाम लेकर प्यार से चढ़ रहे हैं। तो यही होती है श्रद्धा और यही होती है आस्था, और भगवान का नाम लेकर ही लोग यहाँ पर चढ़ पाते हैं। ये एरिया है धनछो। धनछो में काफ़ी सारे टूरिस्ट स्टे भी करते हैं। जो टूरिस्ट एक दिन में चढ़ाई नहीं कर सकते वो धनछो में आके रुकते हैं। तो अब तक का जो पड़ाव था, पहला पड़ाव मिला वो धनछो ही था, और धनछो मुझे पहुंचने में 3 बज चुके हैं।
इसका नाम धनछो क्यों पड़ा ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो जैसे कि आपको पता है भोलेनाथ जी बहुत ज़्यादा भोले ही है और एक भस्मासुर नाम का राक्षस था और उसने भगवान भोलेनाथ की इतनी तपस्या की, पूजा की कि भगवान खुश होकर उससे बोले कि तुम्हें जो वरदान चाहिए तुम मांग लो। और उसने बोला कि मैं जिसके सर पे अपना हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। और जैसे ही भगवान महादेव ने उसको ये वरदान दिया, उसने ये वरदान महादेव के ऊपर ही आजमाना चाहा। अब महादेव वरदान देने के बाद तो छीन सकते नहीं थे, तो महादेव ने छिपने की कोशिश की। ये धनछो वही क्षेत्र है जहाँ पर महादेव आके छिपे थे और उसके बाद भगवान विष्णु मोहिनी का रूप धारण करके उस भस्मासुर को भस्म किए थे। तो यही कहानी है धनछो की। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पड़ाव। तो ये जो फैसिलिटी अवेलेबल है धनछो में अवेलेबल है, आएंगे तो यहाँ पर कोई चाहे फैमिली के साथ आओ या फिर सोलो आ रहे हो तब भी 200 रुपीज़ पर पर्सन, और ज़्यादा लोग आओगे तो डिस्काउंट भी दे देंगे ना भैया। चलो मनी महेश यात्रा के दौरान अब एक ऐसा पॉइंट आ चुका है जहाँ से दो रूट है जाने के लिए। एक है गौरीकुंड के लिए और दूसरा है सुंदरासी के लिए। तो जो मैंने ये रास्ता तय किया है इस फ्लाईओवर से जाने के लिए, ऐसे ये सुंदरासी है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये है शिव घाट। शिव घाट एक ऐसा पड़ाव है जो श्रद्धालुओं को आश्चर्यचकित कर देता है, जिसमें आस्था बसी होती है लोगों की। लोग यहाँ पे कहते हैं कि शिव घाट में जो पत्थर है अगर उसमें कान लगा के सच्चे दिल से अगर सुनो तो यहाँ पर पानी की चलने वाली जो चक्की होती है उसकी आवाज़ यहाँ पर आती है। काफ़ी लोगों ने यहाँ पर वो आवाज़ सुनी भी है। अभी बज चुके हैं 7:04। अब मैं यहाँ से अपनी स्पीड तेज़ करता हूँ ताकि 8 बजे तक गौरीकुंड पहुँच जाऊँ। दर्शन पाइलो, ओ दर्शन पाइलो, ओ दर्शन पाइलो, जय कैलाश बोलो भक्तो, जय कैलाश बोलो भक्तो, जय कैलाश बोलो भक्तो, जय कैलाश, जय कैलाश, जय कैलाश। गुड मॉर्निंग गाइस, टुडे इज़ द 4th डे ऑफ माई जर्नी। और मैंने ये जर्नी, आपको पता है कि मैं अपने उत्तर प्रदेश से स्टार्ट किया था। और अगर ट्रैक की बात करूं तो आज ये मेरा 2nd डे है। कल नाइट मैंने यहाँ पर गौरीकुंड में स्टे किया था और अभी आज सुबह मॉर्निंग से मैंने 5 बजे ये ट्रैकिंग स्टार्ट किया है। और यहाँ के लोगों ने बताया कि गौरीकुंड से जो मणि महेश कुंड है वो अराउंड 800 या 1 किलोमीटर के अराउंड है। सो अभी हमने अपना ये ट्रैक स्टार्ट कर दिया है और हम चल रहे हैं।
मोस्ट ऑफ द यूथ डोंट वांट टू गो ऑन द ट्रैक। उन्हें लगता है कि वो ये ट्रैक नहीं कर सकते हैं। एंड आई ऑल्सो टायर्ड वाइल ड्यूरिंग द ट्रैक, बट आई ऑल्सो गेट द मोटिवेशन फ्रॉम द अंकल आंटी। जैसा कि अभी आपने देखा कि एक आंटी और एक अंकल दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल रहे थे, तो उनसे मोटिवेशन मिलता है। मैं एकदम टॉप पर हूँ और ये जो लोकेशन दिख रही है ये है गौरीकुंड। यहीं पर मैंने स्टे किया था। अब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। जो सपना मैंने देखा था वो कैलाश के राजा कैलाशपति ने आज उसको पूरा कर दिया है। और जैसे ही मैं अपने कदम धीरे धीरे ऊपर की तरफ रख रहा हूँ, जैसे ही मैं कैलाश पहुँचने वाला हूँ, वैसे ही जो मेरा हार्ट है वो बहुत तेज़ से बीट हो रहा है। इसलिए कि आज मैं महादेव से मिलने के लिए यहाँ पर कितनी कठिन तपस्या के बाद यहाँ पर जाके पहुँचा हूँ। कैलाश पर पहुँचकर एवरीवन गेटिंग इमोशनल। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। सबकी जो निगाहें हैं, सबकी जो आइज़ है वहाँ देख रही है। मेरे पास जो कुछ भी है वो कुछ भी मेरा नहीं है, सब कुछ मेरे महादेव, मेरे कैलाशपति का सब कुछ दिया हुआ है। यहाँ पर मैं आया हूँ, यहाँ पर डल झील है, उसका जो पानी है बहुत ज़्यादा ठंडा है, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन है और इसके लिए हो सकता है कि मुझे सर्दी खांसी जुकाम भी हो सकता है, लेकिन महादेव के लिए मुझे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े मैं वो सब चुकाऊँ। तो अब मेरी बारी है इस पवित्र डल झील में नहाने की। और यहीं पर भगवान शंकर ने, माँ पार्वती ने शादी करने के बाद इस पवित्र कुंड में आके स्नान किया था और उसी कैलाश पर्वत पे जाके कैलाश निवास स्थान जो है, कैलाशपति जो है वही मणि के रूप में विराजमान हुए थे। तो चलिए अब मैं नहाकर आता हूँ। हर हर महादेव। ये यहाँ पर मिल गया है प्रसाद। हमने यहाँ पर ये प्रसाद ले लिया 100 रुपए का और 50 रुपए के ये डिब्बे ले लिए हैं, जिसमें मैं कैलाश का जो ये पानी है इसको घर लेके चलूँगा और उसके बाद यहाँ पर प्रसाद चढ़ाऊँगा और चुन्नी बांधूँगा। ये सारा चीज़ हमने यहाँ पर ले लिया है। बोल सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि इस यात्रा में हमें टोटल खर्चा कितना आया। तो एक बार मैं अपनी लिस्ट खोलता हूं और आपको बताता हूं। जलंधर टू पठानकोट आया था 200 रुपये दिया था। पठानकोट से चंबा आया था 265 रुपये दिया था। चंबा से भरमौर आया 170 रुपये और भरमौर में मैंने 150 रुपये का रूम रेंट लिया था। भरमौर से भरमानी माता आने का और जाने का, आने जाने का 100 रुपये का किराया, टोटल 200 रुपये। फिर मैंने स्टे किया था इस यात्रा के दौरान गौरीकुंड में, जिसके लिए 300 रुपये दिया था। हड़सर, अब मुझे यहाँ से वापसी जाना है तो हड़सर से भरमौर के लिए 50 रुपये फिर से देना पड़ेगा। भरमौर से चंबा के लिए 170 रुपये देना पड़ेगा और चंबा से फिर पठानकोट के लिए 265 रुपये देना पड़ेगा। मुझे पठानकोट से चंबा आने और जाने में इस ट्रैक में जितना पैसा लगा है वो सिर्फ 1800 रुपये है।
दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मैं एक MNC कंपनी में फुल टाइम जॉब भी करता हूं, लेकिन महादेव के दर्शन के लिए अगर मुझे कहीं भी जाना हो तो मैं समय निकाल ही लेता हूं। दोस्तों जो लोग मणिमहेश कैलाश यात्रा पर आज तक नहीं आए हैं, अगर वो हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो समझ लो इस वीडियो के माध्यम से ही महादेव ने आपको बुलाने का प्रयास किया है। हम आशा करते हैं कि आप इस साल मणिमहेश कैलाश यात्रा जरूर जाएंगे। दोस्तों हम आशा करते हैं कि मणिमहेश कैलाश यात्रा की इस वीडियो को देखने के बाद आपको कम से कम 10% तो जानकारी मिल गई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं एक फुल टाइम ब्लॉगर बन पाऊँगा। हर हर महादेव।